दोस्तों, गोल्ड यानी सोना हमारे इंसानी इतिहास का एक बेहतरीन साथी रहा है। किसी ने इसे सूरज का अंश माना तो किसी ने भगवान का वरदान। किसी के लिए ये स्टेटस सिंबल है तो किसी के लिए एक भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट, तो कहीं ये पूरे देशों की इकोनॉमी का आधार है। इतिहास गवाह है दोस्तों, इस सुनहरी धातु के लिए बहुत से युद्ध हुए हैं, बहुत से कारोबार बने हैं और बहुत से मिटे हैं। एक राजा से लेकर एक आम आदमी तक पर इसकी चमक का प्रभाव पड़ा है। लेकिन ये गोल्ड जो हमारी साइकोलॉजी में इस कदर बसा है, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये कहां से आया है? कुछ लोग कहेंगे कि ये धरती के नीचे से आता है, लेकिन धरती के नीचे ये कहां से आया है? और आज जो हम सोना निकालते हैं, क्या वो खत्म हो रहा है? क्या हम इंसानों ने धरती का सारा गोल्ड निकाल लिया है? और अगर सारा गोल्ड निकाल लिया है तो क्या अब इंसान अंतरिक्ष में रोबोट्स को सोना निकालने के लिए भेजने वाला है? आज की वीडियो में हम सोने की पूरी कहानी जानेंगे, कैसे ब्रह्मांड के सन्नाटे में पैदा होने से लेकर और इंसान के हाथों तक पहुंचने की कहानी। ये एक ऐसी वीडियो होगी जो सोने के बारे में आपकी पूरी सोच को बदल देगी। तो शुरू करते हैं सोने का ये सुनहरा सफर। दोस्तों, आज से लगभग 6 अरब साल पहले, जब ना हमारी धरती थी और ना हमारा सूरज, यूनिवर्स के गहरे सन्नाटे में जब दो मरे हुए स्टार यानी न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे के करीब आते हैं और एक ऐसी टक्कर होती है जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। पूरे ब्रह्मांड में इसकी तरंगे जाती हैं, इसे किलोनोवा कहते हैं। इस टक्कर के समय तापमान ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसी हालत में बनता है गोल्ड। सिर्फ गोल्ड नहीं, लोहा, प्लैटिनम और वो सभी धातुएं इसी किलोनोवा से बनती हैं। इसे साइंस में रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर कहते हैं, यानी आर प्रोसेस। पलक झपकते ही इतना सोना बनता है जो धरती जैसे करोड़ों प्लैनेट्स को भर सकता है। तो उस समय पूरे ब्रह्मांड में ये चमकती हुई धूल बिखर जाती है। ये गोल्डन डस्ट करोड़ों सालों तक अंतरिक्ष में भटकती है। इसके करोड़ों साल बाद जब हमारा सौरमंडल बन रहा था, धूल और चट्टानें सूरज के चारों तरफ घूम रही थी, तब ये मरी हुई स्टार्स की गोल्डन धूल भी उस गुब्बार में शामिल हो जाती है और सूरज के चक्कर काटने लगती है। अब उस गैस के गुब्बार में चट्टानें और गैस बनने लगती है और हमारी धरती का निर्माण होता है। छोटे बड़े पत्थर आपस में टकराते हैं, एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। लेकिन उस समय धरती एक आग के गोले की तरह थी। इसका तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक था। पत्थर भी पानी की तरह बह रहे थे। अब एक घटना होती है, यहाँ डेंसिटी का नियम लगता है। अब गोल्डन डस्ट और वो सारी धातुएं सूरज के चक्कर काट रही थी। भारी होने के कारण और धरती इतनी गर्म थी, वो सारी धातुएं उसके सेंटर में जाने लगती हैं, बिल्कुल कोर में। क्योंकि ये धातुएं बहुत भारी होती हैं, निकेल, लोहा, गोल्ड जितना भी था वो सारा डस्ट उसके अंदर जाने लगती है, जो गोल्डन डस्ट हमने ब्रह्मांड में फैली देखी थी। तो अब इन धातुओं से धरती का कोर तैयार होता है, जो पूरे तरीके से भारी धातुओं से बना है, जैसे गोल्ड, लोहा, निकेल। लेकिन खास बात ये है दोस्तों, ये वो सोना नहीं है जो हम निकालते हैं। ये तो उस समय कोर में धंस गया था क्योंकि धरती इतनी गर्म थी। धरती के कोर का तापमान 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि सूरज जितना गर्म होता है। अब बनता है धरती का मेंटल और क्रस्ट लेयर। मेंटल लेयर में चट्टानें हैं जो बिल्कुल पिघली हुई हैं। जो मेंटल लेयर है, इसमें लावा है। इसकी संरचना शहद जैसी है, आग की तरह तैर रही है। और इसके बाद धरती की बिल्कुल ऊपरी सतह क्रस्ट बनती है। जब धरती ठंडी होने लगती है तो ऊपर की जो सतह थी वो चट्टानों वाली, वो मजबूत बनने लगी और 5 से 70 किलोमीटर तक इसका क्रस्ट बनता है। धरती ऊपर से तो ठंडी होकर क्रस्ट बन गई थी, लेकिन नीचे अभी भी बहुत लावा पिघल रहा था। और ये पूरी प्रोसेस 100 से 200 मिलियन सालों में होती है। धरती की ऊपरी परत, जिसे क्रस्ट कहते हैं, ये एकदम नहीं बनी थी। ये दबाव के कारण टूटती रहती थी, जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स बनती हैं। ये प्लेट्स धरती के नीचे के लावा जो शहद जैसा है उसके ऊपर तैरती रहती हैं। अभी तक धरती के पास कोई सोना नहीं था उसकी क्रस्ट में। ये आग का गोला अभी भी थी, लेकिन ऊपर से ये थोड़ी ठंडी हो चुकी थी। लेकिन फिर उसके बाद एक ऐसी घटना होती है जो धरती पर सोने की दोबारा डिलीवरी करती है, और वो थी लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट। धरती बनने के 20 करोड़ साल बाद सोलर सिस्टम के विशाल ग्रह अपनी ऑर्बिट में बदलाव करते हैं, जिस वजह से वहां के एस्ट्रॉयड
अपनी ऑर्बिट छोड़ देते हैं और वो धरती और चांद की तरफ बढ़ने लगते हैं। एस्ट्रॉइड और कोमेट्स धरती पर बरसने लगते हैं। धरती पर लिटरली शहरों जितने बड़े बड़े पत्थर पड़ते हैं। ये जलते हुए आग के गोलों की तरह धरती पर बरसे। लेकिन ये सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं थी, यहाँ पे जीवन के लिए जरूरी रॉ मटेरियल भी था। इसके अंदर फिर से वो धातु थी, गोल्ड, प्लेटिनम, लोहा और कोमेट्स भी थे जो अपने साथ पानी लाए थे। बाद में यही पानी भाप बनकर उड़ा और फिर वापस धरती पर बरस गया, जिसने इसकी क्रस्ट को और भी ठंडा किया और महासागर बने। लेकिन खास बात यह है, इस बार जो सोना उन कोमेट्स में आया था वो धरती के कोर तक नहीं गया, क्योंकि धरती ठंडी हो चुकी थी और वो क्रस्ट में ही फंस गया। और कुछ मेंटल तक भी गए, लेकिन क्रस्ट तक बहुत सारा सोना बिखर गया। पूरी धरती की क्रस्ट में कहीं कहीं सोना बिखरा हमें मिलता है। आगे चलकर यही वो सोना बनेगा जिसे हम निकालते हैं। अब सोना धरती की क्रस्ट में तो समा गया था, लेकिन ऊपर तक ये अभी भी नहीं आया था। इसे ऊपर लाने के लिए धरती इस्तेमाल करती है अपना इंटरनल इंजन। सोना खुद ऊपर नहीं आता, लेकिन धरती का दबाव और नीचे जो गर्मी है वो इसे ऊपर की तरफ पुश करती है। जब नीचे गर्मी में ये सोना वहां गया तो ये पिघले हुए पत्थरों और पानी के साथ मिलकर सोना वहां फ्लूइड स्टेट में धरती के नीचे घूमता है। जैसे हम चाय उबालते हैं तो जो चाय ऊपर की तरफ आने की कोशिश करती है उबलने के बाद, ठीक वैसे ही ये सोना भी ऊपर आने की कोशिश करता है। वो मैग्मा भी ऊपर आने की कोशिश करता है। सोने का जो ये ऊपर आने का सफर है, इसे हाइड्रोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। सोना जिस पत्थर के साथ घुलता है उसे सलीका या क्वार्ट्स भी कहते हैं। और ये पत्थर और ये गर्म, ये धरती को जहां भी इसे दरारें मिलती है, और ये दरारें बड़ी बड़ी नहीं होती, ये इंसान के बाल जितनी भी होती हैं, और वहीं से ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। और इन ऊपर की तरफ बढ़ने के बाद जैसे ही ये वहां पर ठंडा होता है तो ये एक नसों की तरह बन जाता है, जिसे गोल्ड वेन्स कहते हैं। अब जो टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, जब वो एक्टिविटी होती है तो ये सोने के लिए और रास्ता खोल देती है। जैसे ही एक्टिविटी होती है, सोना और ऊपर से रास्ता आने के लिए ढूंढ लेता है। धरती का जो दबाव है, जो लावा है, वो उसे ऊपर की तरफ पुश करता है और पत्थरों और लावा और गोल्ड से भरा ये फ्लूइड इन दरारों में भरता है और वेन्स बनती है। जैसे फ्रिज के अंदर एक बर्फ जम जाती है, वैसे ही ये गोल्ड भी फ्लूइड स्टेट से सॉलिड बन जाता है। और जब पहाड़ बने तो पहाड़ों के साथ साथ ये वेन्स भी उनके साथ साथ ऊपर की तरफ आ गई। हालांकि ये सिर्फ पहाड़ों में नहीं, जमीन के अंदर भी वेन्स बनाता है और ठंडी होकर जमीन के अंदर भी सोना मिलता है। और इन्हीं जमीन वाली वेन्स में अंडरग्राउंड माइनिंग होती है। कुछ जगहों पर जब लावा ज्वालामुखी फटते हैं तो उसके साथ भी सोना बाहर आता है, लेकिन वो इतनी कम मात्रा में होता है क्योंकि वो पूरे तरीके से घुला हुआ आता है। सोने को ऊपर उठाने का ये प्रोसेस चलता रहता है और ये करोड़ों सालों में होता है। पहाड़ों में यहाँ जहाँ कहीं भी सोना दिखते हैं वो इसी प्रोसेस की वजह से बनता है। अब इस हाइड्रोथर्मल प्रोसेस से सोना ऊपर की तरफ तो आ चुका था, लेकिन इसे कैसे निकालते हैं, इसके लिए नेचर खुद एक अपना तरीका अपनाती है और एक इंसान अपने तरीके अपनाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कैसे धरती से सोना निकलता है। अब उन पहाड़ों में जो गोल्ड की नसें बनी थी, वेन्स बनी थी, लाखों सालों तक बारिश, हवा, बर्फ, टेम्परेचर चेंज पहाड़ों और उन चट्टानों को तोड़ते रहते हैं जिसके अंदर गोल्ड था। अब सोना पत्थरों से तो आजाद हो जाता है, लेकिन ये पानी के बहाव के साथ नदियों में चला जाता है और भारी होने के कारण ये नदियों के मोड़ पे या पत्थरों के बीच में फंस जाता है और इसे ही प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। इंसानों ने सबसे पहले यहीं से सोना उठाया था। अब ये तो वो तरीका था जिससे नेचर खुद इसे हमें देती है। अब इंसान कैसे इसे निकालता है? जब नदियों का सोना कम होने लगा तो इंसान ने डायरेक्ट सोर्स की तरफ अपना रुख किया। पहाड़ों पर इंसान दो तरीकों से माइनिंग करता है, एक ओपन पिट माइनिंग और दूसरा अंडरग्राउंड माइनिंग। जब गोल्ड सरफेस पर होता है तो गोल्ड के पहाड़ों को काट कर माइनिंग की जाती है, ऊपर से पहाड़ों को काट दिया जाता है। जो आपने विशाल खड्डे देखे होंगे पहाड़ों के माइनिंग वाले, वो इसी तरीके की माइनिंग होती है जो 500 से 800 मीटर तक नीचे जाकर होती है। जब सोना बहुत गहरा हो तो सुरंगें बनाई जाती हैं। साउथ अफ्रीका में दुनिया की सबसे गहरी सुरंग है जो लगभग 4 किलोमीटर तक नीचे है और उसमें अंदर से सोना निकाला जाता है। वहां भी यही सोने की गोल्डन वेन्स देखने को मिलती हैं और वहीं से सोना कलेक्ट किया जाता है। 4 किलोमीटर तक नीचे तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहां पर पानी, हवा, आर्टिफिशियल सिस्टम के साथ उन्हें काम करना पड़ता है। सिर्फ 4 किलोमीटर के नीचे ही इंसान की हालत टाइट हो जाती है क्योंकि नीचे बहुत गर्मी होती जाती है। अब जब ये सोना निकाल लिया जाता है तो ये एक पत्थर जैसा होता है। फिर इसकी क्रशिंग की जाती है जिसमें
पत्थर को पीस कर बिल्कुल पाउडर बनाया जाता है। अब इसकी लीचिंग की जाती है, पाउडर को साइनाइड सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है जो सिलेक्टिवली सिर्फ सोने को घुला लेता है। अब गोल्ड को 1064 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है जो कि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है। अब शुद्ध सोने को बिस्कुट या फिर बार्स के रूप में मोल्ड कर दिया जाता है और फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टेटस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और टेक्नोलॉजी में गहने बनाने के लिए। हर जगह ये इंसानों के हाथों तक आ जाता है। लेकिन अब एक सवाल कि क्या धरती का सोना खत्म हो रहा है? क्या हमने सारा सोना निकाल लिया है? ये बात तो तय है कि हम वो सोना बना नहीं सकते, ना ही धरती बना सकती। हमारे पास एक लिमिटेड सोना है। आज के इस दौर को पीक गोल्ड कहते हैं, जहां हम सरफेस का लगभग सारा सोना निकाल चुके हैं। अब जो सोना है या तो वो बहुत गहरा है या ऐसी जगह पर है जहां पर निकालना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, या तो धरती खुद अपने आप को लिफ्ट करे जो कि लाखों करोड़ों सालों की प्रोसेस है। इसलिए माइनिंग अब मुश्किल होती जा रही है। वैसे इंसानों ने अभी तक 2,12,000 टन के आसपास का सोना निकाला है। हालांकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ये बहुत कम जगह लेता है। अगर आप इसे एक क्यूब में डालें तो ये 22 बाई 22 मीटर के पूरी क्यूब में आ जाएगा। लगभग 7 मंजिल जितनी ऊंची बिल्डिंग के अंदर पूरा दुनिया का सोना आ जाएगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। फ्यूचर माइनिंग में इंसान क्या कर रहा है? इंसान यहाँ पर 2 तरीकों से सोना निकालने की कोशिश कर सकता है, डीप सी माइनिंग और स्पेस माइनिंग। डीप सी यानी गहरे समुद्र में दबाव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो गोल्ड वेन्स है वो वहाँ भी बनी थी। सोना उनके नीचे भी बहुत है। और जो नदियों का जो पानी बहकर जाता है, इंसानों ने नहीं निकाला, वो सारा सोना भी समुद्र में ही जमा होता है। हो सकता है कि आने वाले सालों में आपको कोई वाटरप्रूफ रोबोट समुद्र को खोदता हुए दिखे और जो समुद्र की गहराइयों से सोना हमारे लिए ऊपर लेकर आएगा। अब स्पेस माइनिंग में देखते हैं। देखिए, धरती से बाहर अभी भी बहुत सोना है। जैसे अरबों साल पहले सोना हम पर बरसा था, वो एस्ट्रॉयड आए थे, वो धातुएं हम पर बरसी थी, लेकिन वो अभी भी वहाँ हैं वो एस्ट्रॉयड्स। तो एक एस्ट्रॉयड है 16 साइकी, जिसे नासा ने नाम दिया है। वहाँ पर नासा का एक मिशन भी गया है जो उसकी कोर की स्टडी करना चाहते हैं। उनका मानना है कि ये किसी प्लेनेट का कोर है, जो ऊपर की जो लेयर थी वो नहीं है, सिर्फ ये किसी प्लेनेट का कोर है जो अब सूख चुका है। तो इसमें बहुत सारा सोना और बहुत सारे मेटल्स हो सकते हैं और इससे किसी प्लेनेट की कोर को समझने में भी नासा को मदद मिल सकती है। लेकिन इस कोर में जो सोना है, अगर ये कंफर्म होता है तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको यहाँ से रोबोट्स जाते हुए दिखे और जो उस एस्ट्रॉयड पर माइनिंग कर रहे हो और सोना धरती तक ला रहे हो। अब शायद आपको समझ आया हो कि गोल्ड कैसे बनता है और ये क्यों रेयर है। ये 2 न्यूट्रॉन स्टार्स के मिलने का परिणाम है। अरबों साल पहले जब ये अंतरिक्ष की घटना के कारण ये एस्ट्रॉयड्स हम पर बरसे थे खुद, और अब इंसान खुद उन एस्ट्रॉयड पर बरसने की तैयारी कर रहा है जो बाहर सोने से भरे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।